हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है ऑनलाइन कैंपिंग। ऑनलाइन कैंपेनिंग मतलब कि क्या हुआ है कि रिसेंटली देखा गया है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं, चाहे वो पब्लिसिटी के लिए हो या एनालिटिक्स के लिए हो या खुद फीडबैक लेने के लिए हो। तो समझते हैं कि बेनिफिट्स क्या है ऑनलाइन कैंपेनिंग का, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑनलाइन कैंपेनिंग चूज़ करती हैं। पहला, कि उन्हें इसके थ्रू एक लार्जर ऑडियंस, यंग ऑडियंस और हर तरह के अलग अलग सेक्शन से इन्वॉल्व होने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो लार्ज ऑडियंस, वो चाहे वो फेसबुक के थ्रू हो या यूट्यूब के थ्रू हो, ये एक फ़ायदा है। दूसरा है कि एनालिटिक्स, मतलब कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वो एक जो फीडबैक तो देती है, ऑडियंस तो देती है, साथ में उन्हें एनालिसिस करने में भी मदद होता है कि लोगों का डिमांड क्या है, किस तरफ उन्हें माइक्रो टारगेटिंग क्या कर सकते हैं, वो किस तरह से माइक्रो टारगेट करके इंडिविजुअल के परसेप्शन को अपने पार्टी की तरफ चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह एनालिटिक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन कैंपेनिंग का। तीसरा है फीडबैक इंगेजमेंट, यानी कि लोगों की का क्या व्यू है, जो उनकी किसी पॉलिसी का लोगों का क्या रिएक्शन हुआ, कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने डिसलाइक किया, ये सारे फीडबैक इंगेजमेंट उन्हें मिलते हैं। चौथा कि कनेक्ट बियॉन्ड कैंपेनिंग, मतलब कि क्या होता है कि कई बार जो पॉलिटिशियन है वो पर्सनल लाइफ से भी या पर्सनल लेवल पे भी लोगों से इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि बियॉन्ड कैंपेनिंग भी उन्हें एक लोगों से कनेक्ट करने का ये एक प्लेटफॉर्म मिलता है। पांचवा है कि कोविड-19 रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि अभी रिसेंटली क्या हुआ कि जब कोविड आया तो लोगों को वर्चुअल मोड में जाना पड़ा। तो यूपी इलेक्शन में भी देखा गया कि जो वर्चुअल, जो जितना जिस लेवल पे पार्टीज इन्वॉल्व हुई लोगों के साथ, वो एक डिफरेंट लेवल पे था। मतलब कि कोविड से पहले जिस तरह से पार्टीज इन्वॉल्व होती थी उससे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखा गया आफ्टर पोस्ट कोविड। वो हमने यूपी इलेक्शन में भी देखा, क्योंकि उस समय बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे कि पार्टीज ज़्यादा कैंपेन नहीं कर सकती फिजिकली, उतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन में उन्हें प्रॉब्लम हो रहा था। तो कोविड-19 में ये दिखा। नेक्स्ट है कि बेनिफिट करता है पॉलिटिकल न्यू कमर, यानी कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लीडर्स हैं उनके लिए तो आसान होता है, लोगों को पता होता है कि अच्छा ये लीडर है, ये क्या है। लेकिन नए जो नया फेस है उसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये सोशल मीडिया या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उसके थ्रू जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए थोड़ा आसानी हो जाता है। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है। तो ऑनलाइन कैंपेनिंग जो है वो अभी दिखा कि ड्यू टू द ऑनगोइंग पैंडमिक एसोसिएटेड हेल्थ रिस्क्स, इसके कारण इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल के रखे थे ऑन फिजिकल रैलीज। तो ऑनलाइन कैंपेन कैसे होता है, तो इसमें ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आइडियाज़ को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रेजेंट करते हैं, रीच आउट करते हैं अलग अलग वोटर्स को थ्रू ऑडियो मैसेज। मतलब कई बार आपके पास फ़ोन कॉल आता होगा कि हाँ मैं मोदी बोल रहा हूँ या योगी बोल रहे हैं, और वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखा गया चेंज। तो लेकिन बात है कि चीज़ें अच्छी तो है, लेकिन इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट या बुरी बातें भी हैं। पहला है कि रेगुलेट करना ऑनलाइन कैंपेनिंग को आसान नहीं है। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन, स्पेशली जब इलेक्शन साइलेंस ऑन हो, यानी कि इलेक्शन के एक दिन पहले, या फिर ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, इस पे बैन रहता है, एक फिक्स ड्यूरेशन तक बैन रहता है। तो उस समय ऑनलाइन कैंपेनिंग को कैसे रेगुलेट करेगा इलेक्शन कमीशन। दूसरा कि ट्रांसपेरेंसी कंसर्न, यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो फेवर करती हैं स्पेसिफिक पार्टी, और उसके कारण क्या होता है कि सोशल मीडियाज एक तो माइक्रो टारगेटिंग भी देखा गया है कि जो इनके थ्रू आपके इंडिविजुअल लेवल के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश किया जाता है। और एक तो आपको दिखता है कि हाँ ये एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि बिना दिखे भी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो वो बात है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि कैसे चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। तीसरा है कि कैंपेनिंग ऑन वेज इशू, यानी कि जो पार्टीज हैं वो मोर लाइकली टू कैंपेन ऑन वेज इशू सच एज मैटर ऑन इमिग्रेशन एंड वेलफेयर एज मैसेजेस आर बीइंग प्लेड आउट लार्जली इन सीक्रेट। तो ये एक दूसरा इशू है।
फिर फोर्थ इशू है कि ट्रैक करना सोर्स ऑफ फिनांसिंग। देखिए एक फिक्स्ड लिमिट है, इलेक्शन कमीशन का भी एक लिमिट दिया हुआ है कि आप इतना ही फिनांस कर सकते हो, एक लिमिट होना चाहिए इंडिविजुअल लेवल पे, जो एक इंडिविजुअल कैंडिडेट है उसका। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऑनलाइन कैंपिंग के थ्रू पता ही नहीं चलता कि कितना पैसा लगाया एक कैंडिडेट ने, जिसके कारण जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी मिसिंग है फिनांस के सेक्शन में भी। पांचवा है कि रोल ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि जो जिस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया जा रहा है, क्यूरेट किया जा रहा है, ये एक इंटरमीडियरी के थ्रू होता है और वो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है। सिक्स्थ है कि डिसएडवांटेज टू स्मॉलर पार्टीज। देखिए जो छोटी पार्टियां वो हमेशा डिसएडवांटेज में रहती हैं, क्योंकि जो बड़े पार्टीज हैं वो तो पैसा खर्च करके अपना काम निकाल लेती है, लेकिन व्हाट अबाउट द स्मॉल वंस, तो वही बात हो जाती है। अगर हम सोशल मीडिया का और बाकी देखें चैलेंजेस, तो इसमें सातवां है कि डिजिटल डिवाइड। जैसा पहले भी आर्टिकल्स में मैंने कहा है कि डिजिटल डिवाइड है लोगों के बीच में भी, मतलब अलग अलग सेक्शंस के बीच में। जैसे कि वुमेन उतनी डिजिटली एक्टिव नहीं है जितने की मेल है। उसी तरह रीजन वाइज भी आपको वो डिफरेंस दिखेगा। जो इंटरनल एरिया है, इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं है, इसलिए वहाँ पे डिजिटल डिवाइड है। आठवां है प्राइवेसी इशू, यानी कि जो हमारा और आपका जो डेटा है वो किस तरह से कोई कंपनी यूज़ कर रही है, वो भी बात है। आपको माइक्रो टारगेटिंग किया जा रहा है, मतलब कि आप जो देख रहे हो उसके अनुसार आपके पास पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, जो कि गलत है। मेन जो इशू है एम्प्लॉयमेंट का, या फिर इन्फ्लेशन का, या फिर जो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर का हालत ख़राब है, तो उनके बजाय आपके इमोशंस को यूज़ करके आपको माइक्रो टारगेटिंग किया जाता है, जो कि गलत है और आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट भी है। नाइन्थ है कि बाकी भी कुछ कंसर्न है, जैसे कि जो प्रॉक्सीज यूज़ किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में, उसके अलावा जो हेटफुल कैंपेन या फेक न्यूज़ का बात है, मतलब कि इनका रेगुलेशन नहीं है, मतलब एक गैप देखा जा रहा है कि इनके रेगुलेशन में। तो इस तरह से हमने समझा क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब बात है कि ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रही, और ऑफ कोर्स सोशल मीडिया रेगुलेशन की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की, तो वो देख लेते हैं। पहला तो हर एक कैंडिडेट को ज़रूरत होता है कि वो सबमिट करे ऑथेंटिक सोशल मीडिया अकाउंट डिटेल्स, पहला। दूसरा, रूल्स ऑफ प्री सर्टिफिकेशन। तीसरा, प्रोविज़न ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। चौथा, इंक्लूजन ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंडिचर इन फाइनल एक्सपेंडिचर। और पांचवा, सोशल मीडिया सेल इलेक्शन कमीशन सेटअप करती है ताकि जो मॉनिटर करेगी ऑनलाइन एक्टिविटीज़। वे फॉरवर्ड का बात हो तो देखिए जो पर्सनल डाटा है उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसी भी इलेक्ट्रल कैंपेन में ध्यान देना चाहिए कि पर्सनल डाटा यूज़ ना हो। दूसरा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनकी भी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा हो तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, ये इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि अपडेट करना रेगुलेशन मेथड। फोर्थ है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड की लाने की ज़रूरत है। लास्टली एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी, यानी कि जो जर्नलिज्म या मीडिया बॉडीज़ हैं उनको सेल्फ रेगुलेशन की ज़रूरत है, या फिर ऐसी कोई बॉडी क्रिएट करे जो उनके ऊपर ध्यान दे। तो इस तरह से हमने समझा वे फॉरवर्ड। अब रिलेटेड न्यूज़ में है कि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली एनहांस किया एग्जिस्टिंग इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट, और जो रीज़न इसके लिए साइड किया गया है वो है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, मतलब कि जो बेसिकली इन्फ्लेशन हुआ है और इसलिए कॉस्ट बढ़ा है, ऐसे रीज़न के थ्रू ये किया गया है। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो आर्टिकल है कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।